आधे घंटे बाद 4 हथियारबंद आदमी जंगल से तेज गति से बाहर निकले। हर एक बंदर की तरह फुर्तीला था। एक ही छलांग में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा था। नेता लंबा और शक्तिशाली आगे चल रहा था, एक अजीब सी दिखने वाली लंबी तलवार पकड़े हुए। तलवार का हर वार शक्तिशाली था, उसके रास्ते में आने वाली शाखाओं और तनों को काटता हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने चारों ओर देखा, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन उसका चेहरा छिपी हुई चिंता से भरा था। बॉस, हमें कुछ मिला है, किसी ने अचानक पुकारा, दोनों आदमियों की लाशों को देखकर। चारों आदमी रुके और आगे बढ़े। नेता ने लाशों की छाती को महसूस किया और कहा, खून अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, वे ताजा मरे हैं, एक नजर डालो। और कुछ? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, किसी और ने चिल्लाया, हाँ, यहां खून है। और जमीन पर एक जोड़ी पिस्तौल भी पड़ी थी। नेता ने एक जोड़ी पिस्तौल पकड़ी, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये ईशू की बंदूक है। एक और आदमी ने कहा, बॉस, चिंता मत करो, देखो, यहां एक खून से सना हुआ गोली का टुकड़ा है। ये स्पष्ट रूप से उन कमीनों का था। ईशू ठीक होनी चाहिए, उसने गोली भी निकाल ली है। नेता को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सब लोग बट जाओ और खोजो, संपर्क में रहना। कुक 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 कुक, एक धारा के पास। पॉप पॉप पॉप। कबीर की उंगलियों से कंकड़ निकल रहे थे, कभी कभी 30 मीटर दूर एक पेड़ से टकराते हुए। उनकी शक्तिशाली ताकत उन्हें गहराई तक धंसा देती थी। ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन मेरी सटीकता थोड़ी खराब है। कबीर ने अपना सिर हिलाया और पत्थर फेंकना जारी रखा, हर एक पर विचार करते हुए और अपनी तकनीक को समायोजित करते हुए। ये वास्तव में एक नया कौशल था, जिसे उसने अभी अभी अपने आत्मिक लोक के चेतना के सागर से चुना था। धूमकेतु प्रहार। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये छिपे हुए हथियार तकनीकों की एक पुस्तिका है। हालांकि माया ने जो कुछ भी याद किया और कबीर को दिया, वो कुछ सचमुच असाधारण होना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा को नींव के रूप में और बाहरी वस्तुओं को पूरक के रूप में। एक पत्थर, एक उड़ता हुआ चाकू, यहां तक कि एक सुई, एक पत्ता या एक सूती धागे का टुकड़ा एक घातक हथियार बन सकता है। एक उच्च स्तर पर पत्ते तोड़ना और फूल उड़ाना या एक अंडे से एक चट्टान पर वार करना, सब सच है। इसके अलावा एक बार जब आध्यात्मिक जागरूकता का उपयोग किया जाता है और बाहरी वस्तुओं से जोड़ा जाता है, तो ये एक सचमुच घातक हथियार बन जाता है, जो दूर से दुश्मनों पर बिना देखे वार करने में सक्षम होता है, अदृश्य बल के साथ निशाना साधता और वार करता है, जैसे एक आधुनिक ट्रैक की गई मिसाइल। बेशक कबीर के वर्तमान शुरुआती ऊर्जा स्तर के पड़ाव में उसे अभी तक आध्यात्मिक जागरूकता की साधना करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। वर्तमान में आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करने और 100 कदम की सटीकता पाना ही उसकी सीमा है। एक नरम कराह के साथ एक पेड़ के सहारे झुकी हुई महिला सैनिक जाग गई। उसकी पहली कार्रवाई अपने आसपास का सर्वेक्षण करना था, जबकि वो अपनी राइफल के लिए पहुंच रही थी। नतीजतन वो अचानक चौंक गई। मेरी बंदूक कहाँ है? तुम जाग गईं बहुत जल्दी। मैंने सोचा था कि तुम कल तक बेहोश रहोगी। मैं बहुत चिंतित था। कबीर ने आखिरी पत्थर फेंका, जो एक तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। फिर उसने अपने हाथ ताली बजाई और मुस्कुराते हुए चला गया। ये कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया? महिला सैनिक ने अचानक पाया कि उसका कॉलर खुला हुआ था और अंदर एक काला धब्बा दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत शद्मे और गुस्से से पूछा। कबीर के होंठ हिले और वो मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो तुमसे कराने की उम्मीद करती थी। महिला सैनिक ने यह सुनकर तुरंत अपनी भौहें चढ़ा लीं। कबीर ने जानबूझकर एक ठहराव लिया, जब तक उसकी आंखें ठंडी ना हो गईं और फटने की धमकी नहीं देने लगीं। तब उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बारे में तुम अभी सोच रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हरे रंग के पेंट से ढके हुए चेहरे वाली एक टॉमबॉय के बारे में ऐसे अश्लील विचार होंगे? सैनिक की भौहें, जो शिथिल हो गई थीं, वाक्य के उत्तरार्ध को सुनकर फिर से तन गईं। महिलाएं कितनी अजीब होती हैं। वे इस बात की चिंता करती हैं कि पुरुष उनके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन वे इस बात की भी चिंता करती हैं कि पुरुष उनके साथ क्या नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसके जैसी एक सैनिक, एक टॉमबॉय भी इससे अछूती नहीं है।
उसने अपनी छाती पर लगे घाव को छुआ और ये देखकर हैरान रह गई कि गोली निकाल दी गई थी और घाव लगभग ठीक हो गया था। मैं कितनी देर से बेहोश थी? उसने हैरान होकर पूछा। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतनी देर से बेहोश थी, तो घाव अलभग कैसे ठीक हो सकता था? कबीर ने कंधे उचकाए, कुछ दुश्मन बनाने वाला था। तभी उसने देखा कि कई आदमी चुपचाप महिला सैनिक के पीछे निकले। 3 असॉल्ट राइफलें उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तनी हुई थीं। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। एड्रेनलिन उसके शरीर में दौड़ गया और उसे झुंझलाहट और श्राप का एक उछाल महसूस हुआ। आखिर हो क्या रहा है? आज ये तीसरी बार था जब उसे बंदूक की नोक पर रखा गया था। क्या आज उसकी बंदूकों से कोई दुश्मनी है? घास पर जूतों के रगड़ने की आवाज तेज और लयबद्ध थी। महिला सैनिक ने पहले कबीर के चेहरे पर गंभीर भाव और अपनी आंखों में अवर्णनीय तनाव देखा, फिर अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उसका दिल तुरंत उसके पैरों पर आ गया और उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, अनगिनत जवाबी उपायों के बारे में सोचते हुए। लेकिन अगले ही सेकंड उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, हिलो मत, अपने हाथ ऊपर करो। भाई! ये आवाज सुनकर महिला सैनिक की घबराहट दूर हो गई और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। वो जल्दी से मुड़ी और जब उसने अपने भाई और 4 आदमियों को कबीर पर बंदूकें ताने देखा तो जल्दी से कहा, गोली मत चलाना, वो एक बुरा इंसान नहीं है। महिला सैनिक के शब्द सुनकर कबीर का एक बड़े दुश्मन का सामना करने का भाव तुरंत शिथिल हो गया। उसने देखा कि जिन आदमियों ने उस पर बंदूकें तानी थीं, उन्होंने भी अपनी बंदूकें नीचे कर लीं, लेकिन हाथ में चाकू लिए हुए नेता अभी भी कबीर को एक जोड़ी ठंडी आंखों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था और फिर पूछा, वो कौन है? मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। कबीर 2 बार हंसा। भाई, तुमने जरूर गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मेरा नाम कबीर है और आज मैं पहली बार राजस्थान में हूँ। अप्रत्याशिता सितंबर उस आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अपने हाथ में बंदूक फिर उठा ली। मुझे याद है, तुम कबीर हो, झांसी जिले की भैरवगढ़ जेल से एक भगोड़ा। अब कबीर दंग रह गया। भौहें सिकोड़कर उसका दिमाग दौड़ रहा था। इन 4 आदमियों के पहनावे को देखते हुए वे शायद किसी विशेष बल के सैनिक थे। क्या वो इस बार किसी जाल में फंस गया था? महिला सैनिक समान रूप से चौंक गई, कबीर को आश्चर्य से घूरते हुए। क्या तुम एक भगोड़े हो, एक वांटेड क्रिमिनल? 4 शक्तिशाली आदमियों और 4 घातक हथियारों से घिरे होने के कारण कबीर ने माया की मदद के बिना उनसे जल्दबाजी में उलझने की हिम्मत नहीं की। अचानक दिल बदलकर वो महिला सैनिक के पास गया। खैर, जब मैंने तुम्हें 3 बार बचाया तो क्या तुम मुझे अपनी कहानी बताने की अनुमति दोगी? ईशु, उसने तुम्हें 3 बार बचाया, नेता ने बीच में ही टोक दिया। वो महिला सैनिक का भाई ध्रुव सोलंकी था और महिला सैनिक का नाम ईरा सोलंकी था। महिला सैनिक ने सिर हिलाया, सच्चाई से इनकार नहीं करते हुए। हाँ, अगर वो न होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। ध्रुव सोलंकी ने तुरंत अपनी बंदूक म्यान में रख ली। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो दिल से हंसा। उस मामले में और क्या कहना है? मेरी बहन की जान बचाना मेरी जान बचाना जैसा है। मुझे 10, 100 बताओ, सिर्फ एक नहीं। और चिंता मत करो छोटे भाई, मैंने तुम्हें आज नहीं देखा है। क्या ऐसा भी होता है? ये तो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। बूम! कबीर की कहानी सुनने के बाद ध्रुव सोलंकी गुस्से से भड़क गया। उसने अपनी हथेली उठाई और पास के एक जांग जितने मोटे पेड़ के तने पर थप्पड़ मारा। नतीजतन एक धीमी धमक के साथ पेड़ टूट गया और जमीन पर गिर गया। ध्रुव सोलंकी की खुद एक छोटी बहन है, जिसे वो अपनी हथेली में एक गहने की तरह मानता है और प्यार और देखभाल करता है। इस बार जब उसने सुना कि उसकी बहन के मिशन में एक दुर्घटना हो गई थी, तो उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और लोगों को उसे बचाने के लिए ले आया। खुद को कबीर की जगह रखकर देखो। अगर तुम उसकी जगह होते, अगर तुम्हारी बहन को एक अमीर बाप के बेटे ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया होता, तो तुम निश्चित रूप से पागल हो जाते। अपनी बहन का बदला लेने की तो बात ही छोड़ो, वो पूरे विक्रांत के परिवार को भी मार सकता है। तो इसे सुनने के बाद उसे वैसा ही महसूस हुआ और वो बेहद गुस्से में था। कबीर भाई, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें और तुम्हारी बहन को न्याय दिलाऊंगा। इस उज्जवल और साफ दुनिया में ऐसे कमीने हैं, वे सच में मरने के लायक हैं। ध्रुव सोलंकी स्पष्ट रूप से एक मनमौजी आदमी था। वो कठोर नहीं था, बल्कि अपनी कमियों की भी रक्षा करता था और आभारी था। वो जानता था कि कबीर ने उसकी बहन की जान बचाई थी। भले ही कबीर सच में एक वांटेड क्रिमिनल होता, वो उसे नहीं पकड़ता। इस पल उसने केवल कबीर की एक तरफा बातें सुनी और सीधे कह दिया कि वो मदद करेगा।
कबीर ने अपना सिर हिलाया। ध्रुव भाई, मैंने तुम्हारी दया प्राप्त की है, लेकिन मैं अपनी बहन का बदला व्यक्तिगत रूप से लूंगा। लेकिन एक बात है जो मैं पूछना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ध्रुव सोलंकी ने कहा, तुम मुझे भाई कहते हो तो हम भाई हैं। तुम्हारी एक बहन है, मेरी भी एक बहन है। अगर कोई मेरी बहन को छूता है तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं उस व्यक्ति में छेद कर दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ भी कहने को है तो बस मुझे बताओ। कबीर ने कहा, मैं जेल से भागा। पुलिस निश्चित रूप से हार नहीं मानेगी और मैं अब और छिपना नहीं चाहता। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा नाम साफ करने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है? ध्रुव सोलंकी ये सुनकर हंसा। ये एक संयोग है भाई, मैं वास्तव में सैन्य खुफिया विभाग से हूं। भैरवगढ़ जेल में एक जन्मजात योद्धा द्वारा कैदी के अपहरण का एक मामला है और ये संयोग से मेरे पास आ गया। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। वास्तव में मेरे पास इस मामले के बारे में बहुत सारे सवाल थे और सबसे भ्रमित करने वाला तुम्हारी उपस्थिति थी। तुम और दूसरे भगोड़े पूरी तरह से असंबंधित थे, लेकिन तुमने अभी जो कहा उसके बाद मैं समझ गया। चिंता मत करो, क्योंकि इस मामले में एक जन्मजात योद्धा शामिल है। पुलिस ने मामला स्थानांतरित कर दिया है और ये अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। भविष्य में कोई भी तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आएगा। कबीर को नहीं पता था कि सैन्य खुफिया सेक्शन 9 क्या था और ध्रुव सोलंकी ने इसे समझाया भी नहीं, लेकिन उसके शब्दों से उसने अनुमान लगाया कि ये किसी देश का एक विशेष विभाग है जिसमें काफी शक्ति थी। ये विशेष रूप से जन्मजात योद्धाओं या मार्शल आर्टिस्ट से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है, क्या वे साधकों के बीच के मामलों को कवर करते हैं? कबीर की अमर दृष्टि ने चुपचाप चारों आदमियों को स्कैन किया, लेकिन उसने कोई आध्यात्मिक शक्ति का पता नहीं लगाया, इसलिए उसने साधकों का जिक्र नहीं किया। ध्रुव सोलंकी के शब्दों ने तुरंत कबीर के मन को शांत कर दिया। फिर उसने ध्रुव सोलंकी को अपना परिचय देते सुना। भाई बहन के अलावा अन्य 3 करण, विक्रम और रोहित थे, जो सभी उसके सशस्त्र साथी थे। उसने उन डाकुओं का भी जिक्र किया जिनसे ईरा सोलंकी इस बार मिली थी। उसने कहा, ईशु, मैंने सुना है कि तुम्हारा मिशन गड़बड़ा गया। खुफिया जानकारी झूठी थी। ये तुम्हारे समूह के लिए एक जाल था। दक्षिण पूर्व एशियाई ड्रग लॉर्ड टाइगर वर्मा ने विशेष रूप से कुख्यात प्रेत सैनिकों को तुमसे निपटने के लिए भर्ती किया है। उसका लक्ष्य बदला लेना है। ईरा सोलंकी ने अपने होंठ कसकर भींच लिए, चुप रही। उनमें से 12 में से वो अकेली जीवित बची थी और स्वाभाविक रूप से उसका मूड खराब था। ... और भी दूर जयपुर में अर्जुन एक बड़े मोटे आदमी के सामने खड़ा था और शांति से बोला, मामा जी, इस बार प्रतिद्वंदी सरल नहीं है। मैं उससे निपट नहीं सकता। वो पहले भाग चुका है। मामा जी का चेहरा उदास था। वो जयपुर रत्न बाजार का राजा था। उसके लिए कुछ करने में असफल होना दुर्लभ था। अगर उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक साधारण अधीनस्थ होता तो वो गाली देता, लेकिन ये व्यक्ति अर्जुन था। उसने अपना गुस्सा दबाया, अपने हाथ में लोहे की गेंद पकड़े गड़गड़ाते हुए और फिर बोला, अर्जुन, मैंने सुना है कि इस बार भागने वालों में से एक झांसी शहर के सिंघानिया परिवार की एक लड़की थी। जन्मजात योद्धा से आधे कदम की तुम्हारी ताकत के साथ क्या तुम बता सकते हो कि उस लड़की के आसपास के लोग किस रैंक के हैं? अर्जुन ने अपने मामा के चेहरे पर चिंता देखी। ये कहना मुश्किल है। मैंने केवल एक नौजवान को देखा, बहुत शक्तिशाली और बहुत तेज। एक बात है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि मुझे उल्लेख करना चाहिए या नहीं। मैंने उसे वज्र तावीज के 3 शब्द उल्लेख करते हुए सुना। उसे वक्त में गोली लगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने ये भी कहा कि वज्र तावीज केवल एक गोली का सामना कर सकता है। मामा, मैंने सुना है कि उनमें से 3 ज्योतिषी था। मुझे शक है कि सबसे शक्तिशाली वास्तव में ज्योतिषी है। शायद वो हमसे एक अलग दुनिया से है। क्या? मामा जी ये सुनकर उछल पड़े। उनकी 3 ठुड्डियां कांप रही थीं, उनकी आंखें डर से भरी थीं। अर्जुन, तुम्हारा मतलब है वो व्यक्ति साधना की दुनिया से कोई है? वो पहले ही सिंघानिया परिवार को नाराज करके उदास और उलझा हुआ था और उसे उम्मीद नहीं थी कि अब साधना की दुनिया से कोई शामिल होगा। उसका मामा अभी भी जयपुर में गुजारा कर सकता था, लेकिन वो भी एक साधारण व्यक्ति था। अगर वो सच में इस पौराणिक कठोर आदमी से मिलता तो वो कुछ भी नहीं होता। इस समय वो सच में उस कमीने विक्रम सेठ से नफरत करता था। मैंने सुना है कि सिंघानिया परिवार का साधना की दुनिया में किसी बल के साथ कुछ संबंध है।
अब जब सिंघानिया परिवार की लड़की के बगल में ऐसा कोई गुरु प्रकट हुआ है तो मुझे डर है कि वो उतनी निंदित नहीं है जैसी अफवाहें कहती हैं। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। आओ, जाओ और विक्रम सेठ और मीरा बहन उस जोड़े को बांध दो। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता हूं। ... ईरा सोलंकी ने धारा के पास अपने चेहरे और शरीर पर लगे तेल के पेंट को धोया, एक हाथ के आकार का तौलिया निकाला और उसे धीरे से पोंछा। कबीर उसके बगल में एक पेड़ के तने के सहारे झुका हुआ था और समय समय पर उसे देख रहा था। उसने पाया कि ये महिला पुरुष सभी मेकअप धोने के बाद आश्चर्यजनक सुंदर थी। उसका अंडाकार चेहरा सफेद और कोमल था और उसकी त्वचा चिकनी थी। वो पहले से अचानक 1000 गुना ज्यादा सुंदर थी। अपनी टोपी उतारने के बाद उसने अपने कंधे लंबे काले बाल नीचे कर लिए। हालांकि ये लंबे और बहते हुए नहीं थे, लेकिन इसने उसके स्त्री आकर्षण को बिल्कुल भी कम नहीं किया। कबीर ने अपने दिल में भी संकोच किया कि क्या पर्सपेक्टिव फंक्शन चालू करके एक नजर डाली जाए। क्या उसकी सैन्य वर्दी के नीचे उसका शरीर भी उतना ही लुभावना सुंदर है? इस पल एक धड़ाम के साथ धारा के पानी के साथ पानी का एक गुच्छा अचानक कबीर के चेहरे पर लगा। वो अभी अभी उलझा और हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे सीधे मारा गया और तुरंत शर्मिंदा दिखा। फिर उसने ईरा सोलंकी को गुस्से में कहते हुए सुना, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें गुरहेरी होने का डर नहीं है? पता चला कि ईरा सोलंकी ने अभी अभी अपने कपड़े खोले थे और अपनी छाती के पास का खून धोया था। लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने कबीर का बेवकूफ रूप देखा, जैसे वो लाल टपकाने वाला हो। उसे तुरंत शर्म और गुस्सा महसूस हुआ, खासकर जब उसने सोचा कि जब उसने गोली निकाली तो उसने निश्चित रूप से वो सब कुछ देखा होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शायद उसने बेहोशी में उसे छुआ भी था। जब उसने अपने कीमती सुअर को इस आदमी द्वारा तबाह किए जाने के दृश्य के बारे में सोचा तो उसे बीमार महसूस हुआ। कबीर ने पानी के पौधे पकड़े, अपना चेहरा पोंछा और एक कड़वे चेहरे के साथ कहा, बहन, तुम अपनी पीठ मेरी ओर करके खड़ी हो, मैं क्या देख सकता हूं? क्या तुमने कहा कि मैं अपनी पीठ? महिला पुरुष और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन ध्रुव सोलंकी और किनारे पर मौजूद अन्य लोग हंसे। ईशु, कबीर सही है, तुम उसकी ओर अपनी पीठ करके उसका सामना कर रही हो। वो क्या देख सकता है जब तक कि उसके पास एक्सरे आंखें ना हो? कबीर ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचते हुए, मेरे पास सच में एक्सरे आंखें हैं, लेकिन एक महिला पुरुष का शरीर, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद नहीं करूंगा। ईरा सोलंकी की पूरी यूनिट का सफाया हो चुका था। लाशें पूरे जंगल में बिखरी पड़ी थीं। स्वाभाविक रूप से ये खबर कमांड सेंटर तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही अंधेरा हुआ, एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई ताकि उस खूनी मंजर को साफ किया जा सके, लाशों को ठिकाने लगाया जा सके और बाकी जरूरी काम किए जा सकें। कबीर कोई सैनिक तो था नहीं, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, तो वो बस चुपचाप देखता रहा। 1 घंटे बाद ध्रुव सोलंकी उसे एक छोटे सैन्य परिवहन विमान पर बिठाकर जोधपुर शहर के लिए रवाना हो गया। बचपन के बाद ये पहली बार था जब कबीर हवाई जहाज में बैठा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सैन्य खुफिया विभाग के सबसे आधुनिक रणनीतिक परिवहन विमान पर होगा। हवाई जहाज की आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए उसके कानों में भिनभिनाहट और उड़ान भरने का वो एहसास, जब शरीर का वजन ही खत्म हो जाता है, उसे अंदर से बेचैन और अस्थिर कर रहा था। तभी ईरा सोलंकी बेपरवाही से उसके पास आई, बगल के सोफे पर धम से बैठ गई और कबीर के कंधे पर थपथपाया। अरे तुम तो बड़े डरपोक हो, क्या पहली बार हवाई जहाज में बैठे हो? अब उसमें युद्ध के मैदान वाली वो गंभीर और जानलेवा आभा नहीं थी, लेकिन उसका दबंग अंदाज पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। कबीर ने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। तभी जहाज हिला और गड़गड़ाया। कबीर ने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की के नाजुक सफेद हाथ की पीठ को कसकर पकड़ लिया। ईरा ने अपनी आंखें घुमाईं। उसके चेहरे पर गुस्सा और हंसी दोनों का मिलाजुला भाव था। कबीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन किस्मत से ये गड़बड़ाहट ज्यादा देर तक नहीं चली और कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। कबीर ने आखिरकार उसके नाजुक दाहिने हाथ को सताना बंद कर दिया। उसने अपना हाथ वापस खींचा, उसकी हल्की लाल हो चुकी पीठ को सहलाया और अपनी जेब से रिगली की च्युइंगम का एक पैकेट निकालकर उसकी ओर फेंका। ये लो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक च्युइंगम दे रही हूं। ये तनाव और घबराहट को कम कर सकता है। छोटे लड़के, भविष्य में यहां ज्यादा बैठा करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी।
कबीर उसे लेकर चौंक गया। उसका ध्यान उसके वाक्य के पहले हिस्से पर था। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी जान इस रिगली की च्युइंगम के एक टुकड़े के बराबर है? ईरा ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, इस बार सिर पर। पड़ाक, तुम्हारी जान एक च्युइंगम के टुकड़े के बराबर होगी? तुमने मेरे हाथ की पीठ को मुफ्त में दबोचा था क्या? देखो देखो, ये पूरा लाल हो गया है ना? मैं एक लड़की हूं और एक लड़की का हाथ बहुत कीमती होता है। क्या तुम्हें लड़के लड़की का फर्क समझ नहीं आता? इसे छूने की कीमत 3 जिंदगियां हैं। कबीर उसे हैरानी से घूरता रहा। खुद को मर्द बताती है और फिर कहती है कि वो एक लड़की है। सच में कहने को कुछ नहीं था, लेकिन वो बिना किसी झिझक के ऐसा बर्ताव कर रही थी जो सच में अजीब था। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे अभी कई बार छुआ, क्या इसका मतलब ये है कि तुम पर मेरी कई जिंदगियां उधार हैं? दफा हो जाओ, मेरे छूने और तुम्हारे छूने में कोई बराबरी हो सकती है क्या? कोने में ध्रुव अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था। उसके हाथ में देसी ठर्रे की एक छोटी बोतल थी। वो समय समय पर कबीर और ईरा की ओर देख रहा था। विक्रम मुस्कुराया और बोला, बॉस, मुझे लगता है कबीर और ईशु की जोड़ी अच्छी बनेगी। देखो, वे कुछ देर के लिए हाथ भी पकड़े हुए थे। करण ने कहा, तीसरे भाई, इस बारे में चिंता मत करो। उस लड़के का कोई अता पता नहीं है और उसका चरित्र भी मालूम नहीं। कौन जाने उसके मन में क्या चल रहा हो। अगर ईशु का दिल टूट गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? रोहित बोला, दूसरे भाई, तुम जले हुए लग रहे हो। क्या तुम्हारा ईशु पर कोई इरादा है? अगर तुम सच में चाहते हो तो हम भाई होने के नाते तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। हम भाई हैं। जैसा कि कहते हैं, अच्छी चीजें घर में ही रहनी चाहिए। अगर तुम ईशु से शादी कर सको तो बॉस को कोई ऐतराज नहीं होगा। हम वादा करते हैं कि तुम्हें 10 किलो का एक बड़ा लाल लिफाफा देंगे। कैसा रहेगा? ये सुनकर करण ने ईरा को देखा, जिसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, बहुत देर तक हिचकिचाई और फिर रूखेपन से हंसी। मैंने हमेशा ईशु को अपनी सगी बहन माना है। अपनी सगी बहन से शादी करना तो करीबी रिश्तेदारी में शादी करना हुआ। तुम दोनों बेवकूफ सच में कानून से अनजान हो। विक्रम और रोहित ने एक साथ उसे अपनी बीच की उंगली दिखाई। ध्रुव ने अचानक कहा, मेरी माँ ने तुम्हारे जैसा बेटा तो पैदा नहीं किया है ना? लेकिन अगर तुम मेरे जीजा बनना भी चाहो तो मेरी बहन को तुम्हें पसंद करना होगा। इतना कहने के बाद उसने कबीर को देखा और कहा, कबीर भाई, आओ हमारे साथ एक ड्रिंक लो। उसने कबीर की फाइल पढ़ी थी और उसे बेगुनाह पाया था। उसकी कहानी सुनने के बाद उसे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हुआ। उसने सोचा कि एक भाई जो अपनी बहन के प्रति इतना दयालु था, वो ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। कबीर ईरा के मर्दानापन से पहले ही चिढ़ रहा था। अपने भाई को ड्रिंक ऑफर करते देख वो तुरंत उठा और दौड़कर उनके पास चला गया। उसने उसके भाई से शराब की बोतल ली और बिना देखे ही आधी पी गया। वो मर्दाना लड़की बहुत तीखी थी, इसलिए उसने अपनी घबराहट शांत करने के लिए थोड़ी शराब पी ली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये हाई प्रूफ देसी ठर्रा था। पीते समय तो ये ताजगी भरा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे तुरंत लगा जैसे उसका पेट जल रहा हो और उसने गर्म हवा फूंकने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल ली। इस पल ईरा भी पास आई, उसी देसी ठर्रे की एक बोतल पकड़ी और उसे खोला। चक 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 चक। छोटे कबीर, तुम्हारी शराब सहने की क्षमता तो काफी अच्छी है। ये 65 प्रूफ देसी ठर्रा तैयार है। चलो, तुमने आज मुझे बचाया है और मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है। चलो, मैं आधी बोतल पीऊंगी। तुम बोर हो रहे हो क्या? वो लड़की सच में एक दबंग थी, सीधे मुंह से बोतल गटक रही थी। तभी कबीर को इस शराब की ताकत का एहसास हुआ। इसका असर बेहद मजबूत था। उसका चेहरा कुछ ही सेकंड में लाल हो गया। अपने सामने ईरा को देखते हुए उसे सहज रूप से लगा जैसे वही छिछोरा है। खैर, ईशु, तुम किसी भी मर्द जितनी ही काबिल हो। बहुत अच्छा कबीर। ईशु, एक लड़की ने पहले ही पी ली है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पी जाओ, एक मर्द को शर्मिंदा मत करो। विक्रम ने हंसते हुए ध्रुव की ओर आंख मारते हुए कहा। वे पुराने साथी थे और एक दूसरे पर एक नजर डालने से ही पता चल जाता था कि दूसरा क्या कहने वाला है। विक्रम कबीर को नशे में धुत करना चाहता था ताकि वो उससे सब कुछ उगलवा सके। जैसा कि कहते हैं, नशे में सच बाहर आ जाता है। इससे उसका असली चरित्र भी सामने आ जाता। कबीर इन शब्दों से चिढ़ गया, ये देखकर कि लड़की ने वास्तव में आधी बोतल एक ही घूंट में पी ली और उस पर एक भौं उठाई। उसने आवेग में बोतल उठाई और फिर से पी गया। गटक गटक धम। जब शराब खत्म हो गई तो वो वास्तव में सिर के बल गिर पड़ा। आपको याद रखना होगा, कबीर ज्यादा नहीं पीता था, तो उसके पास शराब खरीदने के लिए फालतू पैसे कहां से होते? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी नहीं पीता, एक ही घूंट में एक मजबूत शराब की बोतल पीने के बाद नशे में ना धुत होना अजीब होता। नहीं, वो इस तरह गिर गया। लगता है कि वो सच में नहीं पी सकता।
उसे नशे में धुत देखकर कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। ईरा ने उसे हल्के से टांग पर लात मारी और बोली, ये बेवकूफ लड़का जो पी नहीं सकता लेकिन फिर भी देसी ठर्रा पीता है, सच में बहुत प्यारा है। विक्रम को लगा जैसे उसे डर है कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी और उसे प्रोत्साहित किया। ईशु, तुम्हें भी ये लड़का अच्छा लगता है ना? वो ना सिर्फ प्यारा है बल्कि उसका चेहरा भी सुंदर है। वो एक हैंडसम लड़के का मॉडल है। 2 साल में वो निश्चित रूप से और ज्यादा आकर्षक होगा। इस बात का फायदा उठाओ क्योंकि वो अब एक रेयर चीज है और जल्दी से पहल करो। हम सभी को लगता है कि तुम दोनों एक आदर्श जोड़ी हो। ईरा ने अपना हाथ उसके कंधे पर लपेटा और बोली, विक्रम भाई, मुझे वास्तव में लगता है कि तुम भी एक रेयर चीज हो, खासकर इन 2 मूंछों के साथ। अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो हम निश्चित रूप से एक अच्छी जोड़ी होंगे, वरना तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? विक्रम का शरीर जम गया और वो अवाक रह गया। इस समय कबीर अपनी सीट पर झुका और वास्तव में अपनी नींद में बातें करने लगा। बहन, बहन, ये तुम्हारा भाई है जो निकम्मा है और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। बहन, क्या तुम वापस जिंदा हो सकती हो? ओह, भाई तुम्हें बहुत याद करता है, बहुत। कबीर की नींद में अचानक बड़बड़ाहट ने शराब पी रहे और खेल रहे लोगों को शांत कर दिया। ये लड़का तो रो रहा है, करण ने अचानक कबीर के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। वो जिस कोण पर बैठा था वहां से कबीर का चेहरा साफ दिख रहा था। ध्रुव सोलंकी ने आह भरी। वो सच में बहुत दयनीय है। मैंने उसकी जानकारी पढ़ी है और उसके बारे में कुछ बातें जानता हूं। उसकी बहन को ल्यूकीमिया है और जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और भाग गई। वो और उसकी बहन बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। 15 साल की उम्र में उसने अपनी बहन की जिंदगी बनाए रखने के लिए, दवा खरीदने के लिए, पैसे कमाने के लिए हर जगह काम किया। लेकिन अचानक विक्रम ने कबीर को देखा और कहा, लगता है ये लड़का सच में अच्छा है। वो प्यार करने वाला, नेक और जिम्मेदार है। ईरा सोलंकी ने अपनी आंखें मली, कबीर को ऊपर उठाया और बोली, मैं उसे ज्यादा आरामदायक जगह पर सुला देती हूं, तुम लोग पियो। जब कबीर जागा तो उसे लगा कि उसका पूरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक खुले और आरामदायक कमरे में पाया। वहां शांति थी और उसके कानों में कोई भिनभिनाहट नहीं थी। जाहिर है वो अब हवाई जहाज पर नहीं था। उसके नीचे का बिस्तर 2 मीटर चौड़ा था और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लुढ़क कर नीचे नहीं गिर सकता था। ये कौन सी जगह थी? वो लुढ़का और बिस्तर से उतरा, पिछले दृश्य को याद करने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसे केवल 1 बॉटल देसी ठर्रा पीना और नशे में धुत होना याद रहा। वो खिड़की के पास गया और पर्दे खोले। तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अंदर आई, जिससे उसकी आंखें खुलना असंभव हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि ये पहले से ही दिन और दोपहर हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और टीवी की आवाज सुनी, बहुत धीमी। फिर उसने एक घरेलू सुंदरी की तस्वीर देखी। ईरा एक चमकदार लाल रेशमी नाइटी पहने हुए थी, जिसकी कमर पर उसी रंग की एक बेल्ट बंधी थी। वो सोफे के पास खड़ी थी, टीवी देख रही थी और एक सूखे तौलिए से अपने बाल पोंछ रही थी। कपड़े ज्यादा खुले नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल पीस और अपेक्षाकृत पतला था, इसलिए उसकी सुडौल काया नाइटी के बाहर से देखी जा सकती थी। उसका ऊपरी शरीर भरा हुआ और कमर पतली थी। नाइटी का निचला हिस्सा ठीक उसके घुटनों को ढक रहा था, जिससे सफेद और चिकनी पिंडलियों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी, जो रोशनी के खिलाफ चमकती हुई लग रही थी। उसने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। उसके पैर का ऊपरी हिस्सा पतला था और उसकी 10 उंगलियां जायफल के आकार की थीं। वो इतनी आकर्षक ढंग से फर्श पर खड़ी थी। क्या बदलाव है! एक मजबूत शरीर वाली लड़की का इतना शांत और सुंदर पक्ष भी है। कबीर बहुत हैरान हुआ। उसके सामने ईरा उस महिला से पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रही थी, जो खुद को मर्द कहती थी और देसी ठर्रा गटकती थी। वो युद्ध के मैदान पर अपनी बेरहम छवि से पूरी तरह से अलग थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि एक महिला के इतने सारे पक्ष हो सकते हैं, जिसमें महिला हत्यारा, मजबूत औरत और देवी सब एक में समाहित हों। एक पल के लिए कबीर उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। छोटे कबीर, तुम आखिरकार जाग गए। मेज पर खाना रखा है, जाकर ले लो। ओह, पहले अपना चेहरा धोकर दांत साफ कर लेना। तुम्हारा टूथब्रश और कप बाथरूम में तुम्हारे लिए तैयार हैं। ईरा ने कबीर को बाहर आते देख मुड़कर कहा। ओह धन्यवाद, कबीर ने घबरा कर कहा।
क्या ये तुम्हारा घर है? या तुम्हें लगा कि हम कोई होटल बुक कर रहे हैं? ईरा के शब्दों ने एक बार फिर उसके मजबूत महिला स्वभाव को प्रकट किया। कबीर एक पल के लिए पसीना पसीना हो गया, फिर चुप हो गया और धोने के लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम बड़ा, साफ, नया और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया हुआ था। कबीर को लगा कि ये सबसे आलीशान बाथरूम था जिसमें वो कभी गया था। दांत साफ करने और चेहरा धोने के बाद उसने तौलिया रैक पर कई तौलिए लटके हुए देखे। हर एक नया लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ, फिर एक सूखा वाला चुना और अपना चेहरा धोने लगा। कई लड़ाइयों और शरीर पर बहुत सारे खून के छींटे पड़ने के बाद वो सच में बड़े उच्च स्तरीय दिखने वाले बाथरूम में चढ़कर एक आरामदायक गर्म स्नान करना चाहता था। हालांकि ये आखिरकार किसी और का घर था और बाथटब का इस्तेमाल शायद ईरा भी करती होगी। उसके जैसे एक अजनबी की हिम्मत कैसे होती कि वो अंदर चढ़ जाए? उसने अपना सिर हिलाया और हार मान ली। ओह ठीक है, मैं अभी खरीदा हुआ तौलिया लाना भूल गई। ईरा बाथरूम के दरवाजे पर दिखाई दी, एक ताज़ा तौलिया पकड़े हुए। वो इसे कबीर को सौंपना चाहती थी, लेकिन उसने कबीर को एक क्रीम रंग के तौलिए से जोर जोर से अपना चेहरा पोंछते देखा। उसका शरीर जम गया, उसकी आंखें झपकी और वो लगभग चिल्ला ही पड़ी। हे भगवान, ये लड़का असल में उस तौलिए का इस्तेमाल कर रहा है जिससे मैं अपने पिछवाड़े को पोंछती हूँ, और उससे अपना चेहरा पोंछ रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चेहरा अप्रत्यक्ष रूप से मेरे निजी अंगों को छू रहा है? वो दंग रह गई, दंग। वो अपना मुंह भी पोंछ रहा था। ऐसा तो नहीं होगा। भले ही ईरा एक टॉमबॉय थी, लेकिन वो आखिरकार एक महिला थी। इस बेहद शर्मनाक और अस्पष्ट स्थिति के बारे में सोचने से उसका चेहरा लाल हो गया। कबीर ने अपने चेहरे से पानी की बूंदें पोंछते हुए गुर्राया, मुड़ा और पूछा, क्या हुआ? ईरा ने जल्दी से तौलिया अपने पीछे छिपा लिया। ओह कुछ नहीं, तुम धोना जारी रख सकते हो। क्या मैं यहाँ नहा सकता हूँ? नहाना? बिल्कुल नहीं, ईरा ने तुरंत कहा। उसके निजी अंगों पर तौलिए का इस्तेमाल करके नहाना, क्या ये पूरी तरह से अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक शादी नहीं की है, और अगर कर भी लूं तो भी ये संभव नहीं होगा। ओह, एक लड़की के बाथटब का सच में लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कबीर ने अपने दिल में ऐसा सोचा, और उसने कभी नहीं सोचा कि समस्या तौलिए की थी। नाश्ते में दूध और जलेबी थी जो वास्तव में बहुत देर से ठंडी हो चुकी थी। टॉम बॉय ने स्वाभाविक रूप से उसे माइक्रोवेव में गर्म करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मौसम गर्म था, इसलिए कबीर ने परवाह नहीं की। वो बस भूखा था, इसलिए उसने कुछ ही निवालों में सब कुछ खा लिया और फिर पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? वे चुपके से निकल गए, हमें घर छोड़ा और तुरंत वापस चले गए। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। इस समय बाहर अचानक दरवाजे की घंटी बजी, डिंग डोंग, और ये बेचैन लग रही थी। ईरा ने ध्यान से नहीं देखा और दरवाजा खोलने चली गई। थोड़ी देर बाद कबीर ने उसकी काफी नाखुश आवाज सुनी। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? एक भारी आवाज ने कहा। ईरा, मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ और सभी साथी मारे गए। तुम जानती नहीं मैं कितना चिंतित था, इसलिए मैं तुमसे तुरंत मिलने दौड़ा। अब जब मैं तुम्हें अपने सामने ठीक ठाक खड़ा देख रहा हूं, तो अब मैं आखिरकार अपनी चिंताओं को छोड़ सकता हूं। तुमने मुझे मौत के मुंह में डाल दिया था। ईरा ने उदासीनता से कहा। ओह, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। अब मैं निश्चिंत हूं और तुम मन की शांति से जा सकते हो। कबीर, जो मूल रूप से खाने की मेज पर बैठा था, ने दोनों लोगों की बातें सुनी। उसे ये दिलचस्प लगा, इसलिए उसने चुपके से 2 कदम उठाए और देखने के लिए झुक गया। नतीजतन उसने एक सूट पहने और सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने आदमी को दरवाजे पर एक बड़ा सा गुलाब का गुलदस्ता लिए खड़ा देखा। वो साफ तौर पर टॉम बॉय का एक आशिक था। उसकी नजरें चुपके से पजामे में उसके सुडौल शरीर पर घूम गईं। उसका चेहरा आकर्षण से भरा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ईरा अब देवी जैसे आकर्षण से भरी हुई है, पजामे में एक सच्ची सुंदरी। ये जानते हुए भी कि वो थोड़ी टॉमबॉय है, इस जैसी सुंदरी निश्चित रूप से कई पुरुषों का निशाना होगी। कबीर ने एक त्वरित नजर डाली और मुड़ने ही वाला था कि उस आदमी ने उसे देख लिया। उसकी आवाज अचानक बदल गई और वो अंदर घुस गया, उसे घूरते हुए और चिल्लाते हुए, तुम कौन हो? तुम ईरा के घर में ऐसे कपड़ों में क्या कर रहे हो? कबीर ने नीचे की ओर खुद को देखा। उसकी पैंट छोटी बीच वाली शॉर्ट्स थी और उसकी शर्ट एक सफेद रंग का लेडीज ब्लाउज थी। उसके असली कपड़े अनगिनत लड़ाइयों और जंगल में रेंगने से सने हुए थे, जिन पर 2 गोलियों के घाव थे और वे पहले से ही गंदे थे।
जब वो नशे में था तब ईरा सोलंकी ने उसके लिए ये कपड़े बदल दिए थे। पहली नज़र में वे काफी अजीब लग रहे थे, खासकर एक खूबसूरत महिला के घर में जो खुद एक नाइटी पहने हुई थी। सिद्धार्थ ने तुरंत गलत समझ लिया, ये सोचते हुए कि उन्होंने अभी अभी कुछ जबरदस्त कसरत की है। वो जानता था कि युद्ध के मैदान से लौटे कई सैनिक, खासकर वे जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो, लौटने पर अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत महसूस करते हैं। पुरुषों का महिलाओं की तलाश करना, महिलाओं का पुरुषों की तलाश करना आम घटनाएं थीं। लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस लड़की का वो सालों से पीछा कर रहा था, वो किसी दूसरे मर्द के साथ सो रही थी। अगर उसे अपनी भावनाएं निकालनी ही थीं, तो वो उसके पास क्यों नहीं आई? मैं क्यों नहीं? ईरा के खूबसूरत चेहरे को देखकर, फिर उस लड़के के बारे में सोचकर जिसने उसे अपना बना लिया था, वो ईर्ष्या और जानलेवा गुस्से से भर गया। कबीर, जो उनके रिश्ते के बारे में अनिश्चित था, हंसा और बोला, आहा, हे, मैं तो बस थोड़ा नमक उधार लेने आया था, मेरे पापा ने मुझे भेजा था। फिर वो मुड़ा और रसोई की ओर चल दिया। वहीं रुको, सिद्धार्थ चिल्लाया, उसका चेहरा उदास था। नमक उधार लेना? क्या उसने मुझे, सिद्धार्थ को, एक नासमझ बेवकूफ समझ रखा था? इतना बचकाना बहाना भी संभव था। जो बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी वो ये थी कि कबीर लंबा, ज्यादा हैंडसम और छोटा था, उस तरह के गोरे चेहरे के साथ जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। कबीर ने अपना सिर खुजाया और मुड़ा। उसने देखा कि ईरा सीधे चली आ रही है, उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए और उस पर झुकते हुए कह रही है, सिद्धार्थ, तुम मेरे घर में चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर में मेरे कपड़े पहने हुए है, इसका तुमसे क्या लेना देना? अगर तुमने उसे बिना कपड़ों के देखा होता तो क्या तुम और ज्यादा हैरान नहीं होते? ये सुनकर उस आदमी का चेहरा और भी ठंडा हो गया और उसकी आंखों में और भी ज्यादा नाराजगी भर गई। जब तक ईरा ने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखें आग उगल सकती थीं। ईरा, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ऐसे ही किसी सड़क छाप लड़के के साथ कैसे सो सकती हो? मैं समझता हूं कि तुम दबाव महसूस करती हो और मैं समझता हूं कि तुम अपनी भावनाएं निकालना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम ऐसा करके मेरे साथ अन्याय कर रही हो क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सड़क से उठाए इस लड़के को चुनकर खुद को बर्बाद कर रही हो? उसके बाद उसने कबीर की ओर इशारा करके कहा, ऐ लड़के, यहां से निकल जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह एक महिला के लिए ढाल बन जाएगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। असल में मैं... उसके हाथ पर एक दर्द हुआ और ईरा ने चुपके से उसे मरोड़ा ताकि वो बकवास ना करे। कबीर ने उस दबंग लड़की को देखा, मुस्कुराया और बोला, असल में तुमने सच में गलत समझा। ये सुनकर सिद्धार्थ खुश हो गया और कबीर के हाथ में और भी ज्यादा दर्द हुआ। उसने आगे कहा, मैं सच में कोई जिगोलो नहीं हूं, मैं तो बस कुदरती तौर पर सुंदर और काफी हैंडसम हूं। इसके अलावा मुझे सड़क से नहीं उठाया गया है। हम पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और हमारा बंधन अटूट है। एक साथ सोना तो बस हमारे प्यार को जताने का एक तरीका था, ये दिखाने के लिए कि हम एक दूसरे से कितना गहरा प्यार करते हैं। तो तुमने सच में हमें गलत समझा। जैसे ही कबीर बोला, उसने ईरा की पतली कमर के चारों ओर एक हाथ लपेट लिया। बेशक उसने जल्दबाजी में कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की, उसने उसे केवल हल्के से पकड़ा। दूसरी ओर ईरा अविश्वसनीय रूप से खुश लग रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि कबीर के शब्द उसके साथ इतने अच्छे से मेल खाते थे। आखिरकार सिद्धार्थ एक शक्तिशाली परिवार का बेटा था, एक ऐसा परिवार जिसकी सोलंकी परिवार के साथ पुरानी दोस्ती थी। परिवार के बड़े बुजुर्ग उन दोनों को एक साथ सफल होते देखना चाहते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ किसी खास कारण से इस मर्दाना महिला के प्यार में पड़ गया था, लेकिन ईरा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। वो जितना ज्यादा उसका पीछा करता, वो उतनी ही ज्यादा घृणा करने लगती। अब कबीर को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करना आदर्श था। उसे उम्मीद थी कि ये आदमी उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। दोनों को स्नेह प्रदर्शित करते देख सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लड़के, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम जानते हो मुझे नाराज करने के अंजाम क्या होंगे? ईरा, ये मत कहना कि मैंने इस बच्चे को एक मौका नहीं दिया। उसे अभी जाने दो, उसे बाहर निकलने के लिए कहो। मैं तुम्हें इस बार माफ कर सकता हूं, वरना हमारा सूद परिवार ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अंजाम पता होने चाहिए।
ईरा का चेहरा बदल गया। वो बस कबीर का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ को हार मनवाना चाहती थी, लेकिन उसने कबीर की स्थिति पर विचार नहीं किया था। सूद परिवार से निपटना आसान नहीं था। अगर वे सच में उसे निशाना बनाते तो वो सच में उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती। दूसरी ओर कबीर ने उसका भाव बदलते देखा और अस्पष्ट रूप से उसके विचारों का अनुमान लगाया। लेकिन उसके शर्मिंदा भाव ने उसे अचानक अपनी बहन की याद दिला दी। उसकी बहन को भी तो उस जानवर विक्रांत ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। ईरा की स्थिति अब किसी भी तरह अलग कैसे हो सकती थी? इस विचार पर उसकी आंखों में एक दुष्टता की झलक कौन थी? कौन परवाह करता है, सूद या माथुर परिवार की? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो भविष्य में अमरता प्राप्त करेगा। मैं इतनी छोटी सी बात पर कैसे पीछे हट सकता हूं? उसकी पकड़ तुरंत मजबूत हो गई। इस बार सच में ईरा की कमर को घेरते हुए एक हथेली उसके सपाट मुलायम पेट को सहला रही थी। उसकी नाइटी के रेशम ने इसे और भी चिकना, ठंडा और आरामदायक बना दिया। ईरा ने अपनी कमर के चारों ओर एक कसाव महसूस किया। अपने पेट पर उस आदमी की जकड़न और गर्मी महसूस कर रही थी। उसका दिल अचानक उछल पड़ा। कबीर ने तब कहा, तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं, तो क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? क्या घटिया सूद परिवार है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक उंगली से मसल कर रख दूंगा? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे पूरे सूद परिवार को एक ही थप्पड़ में मिटा सकता हूं? तुम मुझे बाहर निकलने के लिए कहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो? जैसे ही कबीर ने ये शब्द कहे, उसने खुद को एक फीनिक्स के रूप में कल्पना की। हर शब्द में प्रभुत्व था, हर आवाज में दबाव और वीरता भरी हुई थी। ईरा उसकी बाहों में थी और युद्ध की घोषणा जैसे इन शब्दों को सुनकर उसकी सुंदर आंखें चमक उठीं। वो अभी तक चिंतित थी कि कबीर सिद्धार्थ को शांत नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शब्द इतने विनाशकारी, इतने चौंकाने वाले होंगे कि वो बस पागल कर सकते हैं। एक उंगली से कैसे मसला जा सकता है? एक पूरा परिवार एक ही थप्पड़ में मिटा दिया गया। उसने सच में सोचा कि वो एक भगवान है। दूसरी ओर सिद्धार्थ डर गया था, क्योंकि कबीर ने इतनी ताकत से बात की जैसे कि ये एक स्वाभाविक बात हो। खासकर उसकी आंखों में वो नजर जो लोगों के दिलों के आर पार देखती हुई लग रही थी। इतना ही नहीं, कबीर ने आगे कहा, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ फूल लाकर मेरी औरत को बिस्तर पर ले जा सकते हो? तुम्हारी दाहिनी जेब में इतने सारे ड्यूरेक्स क्यों हैं? तुम्हें उस चीज की क्या जरूरत पड़ेगी जो 5 सेंटीमीटर से भी कम लंबी हो? वाइग्रा लेने का क्या फायदा? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी पीठ में हाल ही में दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें सेक्स करने में परेशानी हो रही है? बूढ़े लोगों को संयम बरतना चाहिए। तुम्हारी एक किडनी लगभग काली हो चुकी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी अस्पताल जाकर जांच करवाता, वरना भविष्य में तुम सच में एक हिजड़ा बन जाओगे। महिलाओं की तो बात ही छोड़ो, सूअर भी तुम्हें बेकार होने के लिए तुच्छ समझेंगे। सिद्धार्थ जितना सुनता गया उतना ही डरता गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि कबीर ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। उसकी दाहिनी जेब में 3 ड्यूरेक्स थे और बाईं में 2 वाइग्रा। बस इस मामले में कि उसका ईरा के साथ कुछ हो जाए। उसे पीठ में दर्द था और वो पुरुषों और महिलाओं के बीच की चीजें करने में असमर्थ था, इसलिए उसे दवाओं की मदद पर निर्भर रहना पड़ता था। तुम्हें ये सब कैसे पता? सदमे में उसने कुछ बेवकूफी भरा कह दिया। दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। ईरा ने एक बर्फीले चेहरे के साथ चिल्लाया। उसे घर से बाहर निकाल दिया, दरवाजा पटक दिया और फिर एक मुस्कान के साथ कबीर को देखा। छोटे कबीर, तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी जेब में वो चीज थी? क्या तुम्हारे पास सच में एक्सरे आंखें हैं या तुम दिमाग पढ़ सकते हो?